Hello guys, welcome back to our next class of PIMR. तो कल हम लोगों ने बात करी थी। एक सेकंड है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने बात करी थी पर्सोनेल मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। तो हम लोगों ने ये समझा कि पर्सोनेल क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझा कि पर्सोनेल मैनेजमेंट क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कि उसके क्या स्कोप्स होते हैं कि पर्सोनेल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कल जाना है ना। स्कोप, फीचर्स, फंक्शंस और इसके इंपॉर्टेंस, इतना सब चीज जानने के बाद हम लोग का एक माइंड में, मैंने आपको बोला था कि एक कंसेप्ट आया था कि पर्सनल मैनेजमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इन सारे लोगों को हैंडल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल मैनेजर। तो आज हम लोग उसी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि पर्सनल मैनेजर क्या होता है ना, कौन होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। इसके कंसेप्ट से कि पर्सनल मैनेजर कौन होता है। तो पर्सनल मैनेजर सिंपल टर्म में अगर बोले तो एचआर मैनेजर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। पर्सनल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एचआर मैनेजर। मतलब वो पर्सन जो कि क्या करता है, जो भी इंडस्ट्री में वर्किंग लोग हैं, जो भी कंपनी या फिर फैक्ट्री हो गए या फिर हॉस्पिटल हो गए, जो भी वहाँ पे वर्किंग लोग हैं, उन सारे लोगों को हैंडल करना, उनकी परेशानियों को समझना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, उनको सोल्यूशन बताना, ये सारा जो काम करता है वो होता है पर्सनल मैनेजर। और ये पर्सनल मैनेजर क्या करता है, अपने हायर लेवल अथॉरिटीज को क्या करता है, आंसर करता है, जवाबदेही देता है ना। तो ये जो पर्सनल मैनेजर आता है ये आ जाता है हमारा फंक्शनल लेवल पे, है ना। 3 लेवल होता है ना। सबसे ऊपर आ जाता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, लास्ट आता है हमारा लोअर लेवल, है ना। टॉप लेवल को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, मिडिल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल, और लोअर लेवल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशनल। कंसेप्ट समझ में आया? अभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, पर्सनल मैनेजर मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे पहले हम लोग समझ लें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है। जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो तो या तो ओनर होते हैं, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, या तो सीईओ होते हैं, है ना, या तो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि मिलकर बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। शेयर होल्डर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे लोगों का मेन पर्पस क्या होता है ना, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट गोल सेट करना, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होता है ना, कंपनी के लिए पॉलिसीज, कंपनी के लिए बता रहा हूँ, पॉलिसीज एंड एथिक्स क्रिएट करना। अब आते हैं हमारे मिडिल लेवल। तो ये जो हमारे मिडिल लेवल होते हैं ना, या फिर फंक्शनल लेवल, ये क्या करते हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना उनको हैंडल करते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, जैसे कि हमारे हो गए प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। दूसरा हो गया हमारा सेल्स मैनेजर, तीसरा हो गया हमारा, और बताओ, एचआर मैनेजर, एचआर या फिर पर्सनल मैनेजर,
नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, मतलब ETC बहुत सारे आते हैं ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। उसके बाद आ जाता है, और इनका मेजर काम क्या होता है, एक तो डिपार्टमेंट को हैंडल करना, दूसरा क्या करते हैं ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जिससे क्या हो जाए कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो टारगेट बनाया है ना, उस टारगेट को अचीव कर पाए। तो अचीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, प्लान्स करते हैं, अचीविंग द टारगेट, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ये लोग प्लानिंग करते हैं, और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे कामों को टाइमली टाइमली क्या कराने के लिए, फिनिश कराने के लिए, समझ गए। फिर आता है हमारा लोअर लेवल, लोअर या फिर ऑपरेशनल या फिर ऑपरेटिंग लेवल। ये जो होते हैं, ये जो सिंपली मैंने कल बताया था आपको, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड या फिर स्किल्ड भी होते हैं, लेकिन इनके पास उतनी ज़्यादा मतलब नहीं बोलते एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो इन एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो गए, जो भी मान लो ट्रेनी हो गए, नए ट्रेनी आए हुए हैं, या फिर न्यू ज्वाइनिंग के लोग हैं, है ना, या फिर इंटर्न्स हो गए, वो सारे लोग कहाँ पे आ जाते हैं, ये लोअर या फिर ऑपरेशनल लेवल में आ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मिडिल लेवल क्या करते हैं, प्लानिंग करता है ना, उसको ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इन रियलिटी, है ना। तो एग्जीक्यूशन का काम किनका है, लोअर लेवल स्टाफ्स का है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक तो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, ये लोग प्रोडक्शन में जुड़े हुए होते हैं। यही हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड करें या तो गुड्स प्रोवाइड करें, है ना। मतलब कि मेन काम इन्हीं का है, लेकिन इनको हैंडल करने का काम मिडिल लेवल का है, और उनको भी हैंडल करने का, सारे लोगों को देखने का काम टॉप लेवल का है। समझ में आया कंसेप्ट। अब जबकि मैंने बताया यहाँ पे मिडिल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल में कौन आते हैं, हमारा पर्सनल या फिर HR मैनेजर। तो इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कौन होता है पर्सनल या फिर HR मैनेजर। Personnel manager is a person who handles all the employees from उनके रिक्रूटमेंट से लेके, सिलेक्शन से लेके, प्रोमोशन से लेकर टर्मिनेशन तक, है ना, टू टर्मिनेशन। तो वो क्या होता है, हमारे पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं। इनका एक और काम होता है, असाइनिंग द ड्यूटी और वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज। जो भी वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हॉस्पिटल में, उनको अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने अपने स्किल सेट के हिसाब से क्या करना, वर्क को असाइन करना, काम को बांटना। मतलब कि ये क्या करती है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। इनके काम केवल अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को हैंडल करना नहीं होता, रिक्रूट करना, नए जॉब के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना है कि वो अप्लाई करें, उसके बाद उनमें से लोगों को इंटरव्यू करके सिलेक्ट करना, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग, ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। टू द एम्प्लॉइज, ताकि क्या हो पाए, वो लोग अपने आप में भी क्या कर पाए, अपने स्किल सेट को भी इन्हांस कर पाए, और साथ में क्या कर पाए, मार्केट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर पाए, अच्छा प्रोडक्टिविटी दे पाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एट द एंड प्रॉफिट हुए।
तो पर्सनल मैनेजर के ये सारे मायने होते हैं, ठीक है। अब पर्सनल मैनेजर आपको समझ में आ गया कि कौन होता है, उनका काम क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं उनके कैरेक्टर, है ना। कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल मैनेजर है, तो उनके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ ट्रेट्स होने चाहिए ना, ट्रेट्स और क्वालिटीज ऑफ पर्सनल मैनेजर। वहाँ पे ईआर रह गया है ना, तो देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल मैनेजर ही एक लीडर होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लो कि एचआर का जो हेड है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन वाले लोगों को भी हैंडल करेगा, मार्केटिंग वाले लोगों को भी हैंडल करेगा, सेल्स वाले लोगों को भी हैंडल करेगा, रिसर्च करने वाले को भी हैंडल करेगा, उनके नीचे वाले भी जो भी एम्प्लॉयज है वो कैसे प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं उनको भी हैंडल करना है। तो इसके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जो कि क्या कर पाए, लोगों को मोटिवेट कर पाए, अच्छा हम लोग को अपने सर का कहाँ मानना है और वो जो भी बोल रहे हैं उनको हम लोग को फॉलो करना है। तो इसके पास एक ऐसा क्वालिटी जो होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी में क्या कहा जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अब इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है कि नहीं, लीडरशिप कोई इंसान सीख भी सकता है अपने मेहनत से। जैसे विराट कोहली नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्या करा, उन्होंने वो लीडरशिप स्किल सीख ली। उसी के कंट्रेरी में रोहित शर्मा है, उनके पास वो सारे नेचुरल शॉट्स हैं कि जो कि मतलब बोलते हैं ना ओवर टैलेंटेड, वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से उनके पास लीडरशिप है, तो वो बर्न हुए लीडरशिप में। लेकिन वहीं पे विराट कोहली है जो उन्होंने क्या करा, लीडरशिप स्किल को ना होते हुए भी मेहनत कर करके अपने ऊपर काम कर करके सीख लिया, इसलिए वो दुनिया के नंबर 1 लोगों में से एक है, माने जाते हैं ना एथलीट में। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वो कर दिखाया उन्होंने जो कि लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिसको कोई काम आता ही नहीं हो, नेचुरली नहीं आता हो, वो उस काम को कैसे कर सकता है। तो उन्होंने क्या करा, ये आंसर दिया कि यस, लीडर्स आर नॉट बर्न, दे कैन बी मेड थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, है ना। तो एक तो क्वालिटीज क्या होना चाहिए पर्सनल मैनेजर का, लीडरशिप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए उसके पास क्वालिटी, सबसे पहला तो उसके पास एजुकेशन होना चाहिए ना। तो उसके बाद एजुकेशन स्किल्स होने चाहिए, जिसको सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब कैसे नॉलेज, एक पर्सनल मैनेजर, एक मैनेजर को कैसा नॉलेज चाहिए, तो उसको इमोशनल नॉलेज से लेके टेक्निकल नॉलेज तक उसको सब कुछ आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि कोई ब्रांच मैनेजर है, मान लो सपोज कि एक बैंक में कोई ब्रांच मैनेजर है, और वो सिंपली क्या कर रहा है, केवल उसको क्या करने आ रहा है, लोगों से कम्युनिकेट करने आ रहा है, ठीक। लेकिन मान लो कल को कोई एबसेंट हो गया, जैसे लेट्स से कि कैशियर एबसेंट हो गया, और बैंक में बहुत ज़्यादा क्या चल रही, भीड़ चल रही, कोई भी मान लो कि फेस्टिव का टाइम है, फेस्टिवल के टाइम, अगर मैनेजर को कैशियर के काम करने नहीं आया, मतलब उसके पास उतने अच्छे स्किल सेट नहीं है, तो अगर उसके पास वो सारे स्किल सेट होंगे ही नहीं तो सबसे पहले तो मैनेजर बनेगा ही नहीं। तो उसको कैशियर का भी काम करना आना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट का भी काम करना आना चाहिए, है ना। उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में हैंडल करना आना चाहिए, साथ साथ उसको लोन डिपार्टमेंट भी हैंडल करना आना चाहिए, और लास्ट में उनका अपना काम तो है ही, क्या करना, एम्प्लॉय हैंडलिंग। समझ रहे हो कंसेप्ट क्या कह रहा हूं। तीसरा, वो जो है ना वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए। एक पर्सनल मैनेजर क्या होना चाहिए, रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी को डुबा नहीं देना, मतलब कि किसी भी चीज को पहले अप्लाई करने से पहले क्या करना, मार्केट में टेस्ट करना, और सर्टेन रिस्क को उसको बेयर करके चलना चाहिए कि अच्छा अगर ये काम जो भी मैं सोच रहा हूँ अगर हो गया तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, अगर नहीं भी हुआ तो बहुत कम नुकसान होगा, नुकसान तो होगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो वहीं से लीडरशिप स्किल काम आती है ना। तो इनका एक रिस्क टेकिंग भी क्वालिटीज होती है, ठीक है।
फोर्थ, इनके पास एक एग्जीक्यूटिव स्किल्स होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्या होती है, जैसे कि अपने लोगों को हैंडल तो कर रहे हैं लेकिन उनसे काम नहीं निकलवा पा रहे, या फिर उनके ऊपर हार्श हार्श जो डिसीजन लेना होता है ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि अच्छा मैं अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत मिल मिल के रहता हूँ, लेकिन अब उसके वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, अब काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो उनको डांट फटकार नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो अगर ज़रूरत है तो डांटना भी आना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो दोस्ती करना भी आना चाहिए ना, कि कंधे में हाथ रख के भी चलना आना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर सामने से बताना भी चाहिए कि तुम यहाँ पे गलत हो और तुम्हें ये काम करना है। तो एक पर्सनल मैनेजर क्या होना चाहिए, उसके पास डुअल एस्पेक्ट्स होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट्स में क्या, एक तो गुड रिलेशन रिलेशन भी होना चाहिए, दूसरा गुड कंट्रोल भी होना चाहिए लोगों के ऊपर, है ना। तो क्या होना चाहिए इसके पास, डुअल स्किल। अब डुअल स्किल में क्या क्या आएगा, रिलेशन बिल्डिंग एंड लास्ट में कंट्रोल। समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपको। नेक्स्ट, और एक पर्सनल मैनेजर के पास और क्या क्वालिटीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटीज तो उन पे कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ना। अब इसको बताने की जरूरत नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है ना, जो भी वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो उनके लिसनर या फिर जो भी रिसीवर है उनके पास क्लियर कट होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और लोग मतलब कि बोला गया था कि 10 चीज़ों को प्रोड्यूस करना है या फिर इस पेशेंट को हैंडल करना है, और उन्होंने उस पेशेंट को अच्छे से हैंडल ही ना करा, है ना। तो कल को इंडस्ट्री के ऊपर या फिर हॉस्पिटल के ऊपर किसी भी तरह का लांछन ना लगे, है ना, कंपनी का कोई भी बोलते हैं ना बैड इमेज ना बने मार्केट में, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैंडी होता है ना। उसके बाद और क्या होना चाहिए, उसके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए, तो उसकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी मतलब कि उसके पास वॉकिंग, है ना, सिटिंग, बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर्स, एट्रीब्यूट्स, है ना, एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होने चाहिए ना। एटिकेट्स होने चाहिए, अटायर पहनने का, कपड़े पहनने का सही ढंग होना चाहिए, बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर्स, काइनेटिक्स होने चाहिए। काइनेटिक्स में आ जाते हैं हमारे आई कंटैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे क्वालिटीज ऑफ अ पर्सनल मैनेजर। अब आ जाते हैं कि रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर क्या होता है। तो ये सर क्वालिटीज से उनके रोल्स निकल जाते हैं। रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर, तो बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको रोल्स बताऊंगा। एक तो आना चाहिए उसके पे ऑपरेटिव रोल, दूसरा टेक्निकल रोल, चौथा होना चाहिए पॉलिसी मेकर, जो कि मैंने बताया था कि पॉलिसी मेकिंग यही लोग करते हैं। कौन से पॉलिसीज, कि कैसे काम कराना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कंपनीज का पॉलिसीज है वो नहीं, जो काम से रिलेटेड पॉलिसी है वो बनाते हैं पर्सनल मैनेजर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए। ये सारी चीज हमारे क्वालिटी से मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और क्या आना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रोल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा स्ट्रेटेजिक रोल, है ना। तो एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या होती है, ऑपरेटिव रोल, टेक्निकल रोल, पॉलिसी मेकर रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और स्ट्रेटेजिक रोल। सुनने में सारे एक ही तरह के लग रहे हैं लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। ऑपरेटिव रोल क्या होता है, ऑपरेटिव रोल या फिर ऑपरेशनल रोल, रोल का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी हमारा मैनेजर है ना, वो किसी भी काम को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है,
है ना। ऑपरेशनल लेवल का मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि कैसे एग्जीक्यूट करें किसी भी काम में। जैसे कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का मान लो कि सपोज करो कि सिलेक्ट करना है, नए एम्प्लॉय को लेकर आना है, तो उसके लिए वो क्या रिक्रूटिंग प्रोसेस अपना रहा है ना, उसके बाद कैसे सिलेक्ट कर रहा है, कैसे उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रहा है। तो ये सारे हो गए हमारे ऑपरेशनल लेवल रोल। क्या होते हैं ऑपरेटिव रोल या फिर ऑपरेशनल रूल्स में। एक तो सबसे पहले आना चाहिए उसके पास ऑपरेशनल रोल में एक रिक्रूटर होना चाहिए, वो कि उसको लोगों को रिक्रूट करना आना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, वो एक मोटिवेटर भी होना चाहिए। तो वो उसका क्वालिटीज भी है और वो उसका रोल भी है कि लोगों को मोटिवेट भी करना। ओके, तो रिक्रूटर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, लोगों को एक साथ लेकर चलना, ये भी उसका रोल है। तो कोऑर्डिनेटर रोल, कोऑर्डिनेटिंग का रोल भी उसका होता है एक मैनेजर का, है ना। फोर्थ, अगर किसी भी तरह के लोगों में मन मुटाव हो गया तो उनको सॉल्व करना, कोऑर्डिनेटर और मेडिएटर। कोऑर्डिनेटर और मेडिएटर में डिफरेंस है। मेडिएटर क्या करता है, लोगों के बीच में सुलह कराता है एक। दूसरा, टॉप लेवल अथॉरिटी के बातों को लोअर लेवल के पास पहुंचाना है, ये भी मेडिएटर का काम होता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है जो भी इंप्लॉई होते हैं उन सब से क्या करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियर रोल्स उनको डिफाइन करना, ये कोऑर्डिनेटिंग हुआ। समझ लो कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारा उसका ऑपरेशनल रोल्स। अब स्ट्रेटेजिक रोल्स क्या होते हैं, कौन कौन से उनके स्ट्रेटेजिक रोल होने चाहिए पर्सनल मैनेजर के। एक तो स्ट्रेटेजिक रोल होना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक एजेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे सिचुएशन आन पड़े उसके हिसाब से उसको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। कैसे डिसीजन मेकिंग, मतलब कि फोरकास्टिंग, उसको क्या आना चाहिए, फोरकास्टिंग करना आना चाहिए कि फ्यूचर में क्या तरीके के समस्याएं आ सकते हैं और उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वो करने आना चाहिए। और क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक रोल में, स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है क्या करना, किसी भी तरह का प्लान बनाना। तो एक तो फोरकास्टिंग हो गया, डायनेमिक का मतलब सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल रिस्पॉन्स करना, उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक एजेंट। फोरकास्टिंग का मतलब हो गया फ्यूचर प्रेडिक्शन। उसके बाद, सर। हाँ जी, सर सर वो उनका मौनवी मैम ज्वाइन होना चाहती हूँ, ज्वाइन कर दीजिए प्लीज। अच्छा ओके। ओके हाँ, तो क्या बता रहा था मैं। तो स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है एक पर्सनल मैनेजर का, एक तो सिचुएशन जैसा आन पड़े उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर पाए, है ना। दूसरा, किसी भी तरह के जो भी फ्यूचर में अनसर्टिनिटीज हो सकते हैं उसको पहले से वो लेकर चले। तीसरा, कि हर एक काम के लिए क्या कर पाए, प्लानिंग कर पाए, है ना, स्ट्रेटेजी बना पाए। जैसे कि प्लानिंग में क्या आ जाते हैं, बजटिंग करना कि कितने इसमें कॉस्ट लग सकते हैं ना, बजटिंग। समझ गए कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर। तो दो रोल कर लिए, एक तो ऑपरेशनल रोल, दूसरा स्ट्रेटेजिक रोल, तीसरा क्या बताया था मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल।
अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से ही समझ में क्या आता है, जो कि टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बोलते हैं। लेकिन अगर टॉप लेवल नहीं है तो एक पर्सनल मैनेजर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है कि वो क्या करे एज एन ओनर वहाँ पे पॉलिसीज बनाए, लोगों को हैंडल करे, है ना। तो सबसे पहले उसके काम आ जाता है पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी मेकर हो जाएगा। दूसरा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में ना लोगों को हैंडल करने का एक्सपर्टीज होना चाहिए उसमें, है ना। तो डिपार्टमेंट हैंडलर वो भी उसका एक रोल है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, तो ये सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करना आना चाहिए, वो भी एक इसका रोल हो जाता है। तीसरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का क्या काम हो सकता है कि वो एक तरह का एडवाइजर हो सकता है, एडवाइजर एंड काउंसलर। किसके लिए? जो भी इंप्लॉइज है उनके लिए काउंसलिंग का भी काम करना, एडवाइजर का भी काम करना। फोर्थ, वो एक तरीके से अगर मान लो कि कोई भी ओनर नहीं है वहां पे, तो वो एक तरीके का क्या हो जाता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है ना। या फिर कहीं भी जाकर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि आप लोग अपने कॉलेज की तरफ से किसी भी इवेंट में जा रहे हो, तो आप क्या होगे, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव। आप जिस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करोगे, जैसे रिस्पॉन्स दोगे, उसके हिसाब से क्या बनेगी वहाँ पे, कॉलेज की आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, कॉलेज की इमेज बनती है, या फिर हॉस्पिटल की इमेज क्रिएट होती है। समझ गए कंसेप्ट? तो मैंने क्या क्या बताया आपको, ऑपरेटिव रोल बता दिया, पॉलिसी मेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दोनों एक ही में बता दिया, है ना, और स्ट्रेटेजिक रोल बता दिया। अब आ जाते हैं एक हमारा टेक्निकल रोल। अब टेक्निकल रोल से क्या समझ में आता है कि एक पर्सनल मैनेजर को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, कि एक मैनेजर को, बैंक मैनेजर को कैशियर का भी काम करना आना चाहिए, अकाउंटेंट का काम भी करना आना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट का भी आना चाहिए, लोन डिपार्टमेंट का भी काम करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो टेक्निकल रोल का मतलब ये हो जाता है कि उसको जो भी उसकी कंपनी या फिर हॉस्पिटल में जो भी काम होते हैं उन सब फील्ड में थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए उसको हर एक तरीके के डिपार्टमेंट में। सबसे पहले टेक्निकल रोल में आता है उसके पास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजिकल हैंडलिंग, ये इसके एक रोल हो जाता है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का हैंडलिंग का मतलब हो जाता है जो भी डेटा है उस डेटा को स्टडी करना, वो भी इनका एक टेक्निकल रोल रोल होता है। और किसी भी ऑपरेटिंग मेथड्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, तो उनके पास ऑपरेटिंग मेथड्स भी इनके पास होने चाहिए, है कि नहीं। या फिर दूसरे नए तरीके से प्रोसेस करना है किसी भी काम को, वर्क प्रोसेस का रोल भी इन्हीं का होता है कि किस तरीके से काम होएगा ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि मान लो कि एक हॉस्पिटल है, तो कोई भी अगर पेशेंट आ रहा है, मान लो एक्सीडेंट हो रखा है, तो सबसे पहले वो फॉर्म फिल करेगा या फिर पहले उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये जो भी टेक्निकल रोल होते हैं वो कौन निभाता है? पर्सनल मैनेजर, वही जो एचआर होता है या फिर पर्सनल होता है, वो ये सारे पॉलिसीज बनाता है कि वर्क प्रोसेस कैसे चलेगा, क्या ऑपरेटिंग मेथड्स होंगे, कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजिकल हैंडलिंग में डेटा कैसे बनेंगे, है ना, डेटा क्रिएशन क्या होंगे, ये सारी चीज़ों की, जैसे डेटाबेस मैनेज करना, है ना। ये सारे उसके टेक्निकल रोल्स हो जाते हैं। एक दो और टेक्निकल रोल्स आते हैं, जैसे उसको डिसीजन मेकिंग करना, ये भी उसके टेक्निकल रोल में ही आता है। कंसेप्ट समझ में है? तो ये थे हमारे कुछ रोल्स ऑफ पर्सनल मैनेजर। इसके और भी सारे रूल्स हो जाते हैं पर्सनल मैनेजर के, अगर उसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो एक पर्सनल मैनेजर क्या करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है, रिक्रूटमेंट करता है। तब रिक्रूटमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। कल के क्लासेस में हम लोग क्या क्या करेंगे, कल हम लोग को रिक्रूटमेंट पढ़ना है ना। रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो पढ़ेंगे,
है ना। और क्या पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट के स्कोप्स पढ़ेंगे या फिर फीचर्स बोल लो, फीचर्स भी पढ़ेंगे एंड उसके स्कोप्स भी पढ़ेंगे। और रिक्रूटमेंट करते वक्त क्या क्या कंसिडरेशन करना है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि किस किस चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है एक कंपनी को, एक हॉस्पिटल को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को। वो सही, इन सारे 5-6 चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, या फिर जो भी उनमें और भी ज़्यादा हमारे स्टडी करने वाली चीज़ें रहेंगी उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजर का मैंने आपको रूल्स बता दिए। और पर्सनल मैनेजर और भी इनके और भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि क्या होना है, जैसे कि हमारे जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गए, उनको मोटिवेट करना है ना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, ये सारे उनके एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं, तो उतना हम लोग डिटेल में अब नहीं जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है ना। अब मैं टाइप्स या फिर मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे एक मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है। मेथड मतलब कितने तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है ना। प्रोसेस का मतलब कि रिक्रूटमेंट करते वक्त क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। ऑलराइट। अब किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो सेशन एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके सर।